ओके ऑलराइट बच्चों, देखिए अब हम बात करेंगे आपके एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसका लेंदी क्वेश्चन भी आ सकता है या हो सकता है इसका डिटेल क्वेश्चन आए, राइट। इसके क्लासिफिकेशन से कई बार क्वेश्चन निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन का अगर बेसिक की हम बात करें तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्या, बेसिकली एस्ट्रोजन, जो कि आपका ओवरी एंड प्लेसेंटा से रिलीज होता है। एंड ये ओवरी और प्लेसेंटा के अलावा मेल के केस की अगर बात करें तो ये कई बार टेस्टिस से स्पेशली एंड अपार्ट फ्रॉम टेस्टिस एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, उसका जब रिंग एरोमेटाइजेशन हो जाता है तो वो बेसिकली एस्ट्रोजन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेनली आपका ओवरी एंड प्लेसेंटा हुआ एंड टेस्टिस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी आपका एस्ट्रोजन फॉर्मुलेट होता है। पोस्ट मीनोपॉजल अगर वीमेन की बात करें, पोस्ट मीनोपॉज मीन उन वीमेन में जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुकी है, उनमें भी आपका एस्ट्रोजन रिलीज होता है लिवर से, किडनी से, ब्रेन से एंड एडिपोज टिश्यू से। तो कहां कहां से रिलीज हो रहा है? लिवर, किडनी, ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू से। जिस तरीके से हमने अदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सिंथेसिस में बात की कि उनकी सिंथेसिस में बेसिकली आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोई भी अगर स्टेरॉयडल हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो उसका सिंथेटिक मटेरियल, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो बेसिकली क्या होने वाला है? आपका कोलेस्ट्रॉल। तो ये जस्ट एक कई बार आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ये कई के लिए बिल्कुल कॉमन है। देखिए जैसा कि हमने बात किया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स या टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, बेसिकली अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स से, राइट, तो वहां पे लाइक एंड्रोस्टेनेडायोन या टेस्टोस्टेरॉन, ये इनका क्या होता है? देखिए यहां से इस तरीके से आप समझिए, एंड्रोस्टेनेडायोन किसमें कन्वर्ट हुआ? एस्ट्रोन में। और टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हुआ एस्ट्राडियोल में। इन दोनों में इन ये दोनों इसमें कन्वर्ट हुए कब? जब इनका हुआ एरोमेटाइजेशन। ये इधर एरो एंड ये इधर एरो, इन दोनों का जब एरोमेटाइजेशन होगा तो ये इधर एस्ट्रोन बन जाएगा एंड एस्ट्राडायोल बन जाएगा। और ये जब इनका हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो बेसिकली ये एस्ट्रायोल बन जाएगा। तो किस प्रोसेस से क्या बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जानना है कि टेस्टोस्टेरॉन या उसका इनिशियल लेस पोटेंट प्रिकर्सर है एंड्रोस्टेनेडायोन से भी एस्ट्रोजन फॉर्मुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन, अब तीन, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रायोल। यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको जाननी है कि चूंकि एस्ट्रोजन हमारे तीन फॉर्म में बॉडी, नेचुरल एस्ट्रोजन तीन फॉर्मेट में अवेलेबल होता है बॉडी में, एस्ट्रोन में, एस्ट्राडायोल में एंड एस्ट्रायोल में। जो मोस्ट पोटेंट फॉर्म है जो कि एग्जामिनेशन में आपको मेंशन करना है, दैट इज एस्ट्राडेयोल। क्या है वो? एस्ट्राडेयोल। एस्ट्राडेयोल इज द मोस्ट पोटेंट फॉर्म, राइट। एस्ट्रोन और एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल बेसिकली एस्ट्रोन में कब कन्वर्ट होता है? जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, कहां पे? इन द लिवर में, राइट। और जब इनका अगेन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है तब ये बन जाता है एस्ट्रायोल। तो ये एक जस्ट बेसिक है। एस्ट्रोजन तीन फॉर्म में अवेलेबल है, मोस्ट पोटेंट फॉर्म ये है टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोस्टेनेडायोन से, एस्ट्रोन इधर और इधर इससे एस्ट्राडायोल तब बनेगा जब इसका क्या हो? एरोमेटाइजेशन। बच्चों आपको इस स्टेप को इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार कुछ ऐसी डिजीज या कुछ ऐसे इश्यूज जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से होंगे, वहां पे आप एरोमेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स है, एरोमेटेज, उसको आप बेसिकली रोकने की बात करोगे, इनहिबिट करने की बात करोगे, राइट। तो आपको यहां पे इस स्टेप को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको एग्जामिनेशन में भी मेंशन करना है। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट बात हो गई। देखिए बच्चों, जिस तरीके से मैं टेस्टोस्टेरॉन के लिए पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरॉन आपका ओरली इनएक्टिव है, सेम पैटर्न में आपका एस्ट्रोजन भी ओरली इनएक्टिव है ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो भी बहुत शॉर्टर होता है। तो इनएक्टिव क्या है? ये ओरली इनएक्टिव है एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका बहुत लेस है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की अगर बात करें तो बच्चों बहुत सिंपल है कि हाइपोथैलेमस से आपका, जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी में गया, वहां से आपका एफएसएचएलएच रिलीज हुए, वो आपके गोनेड्स में गए और वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, दोनों ने फीडबैक मैकेनिज्म दिया। तो वो बेसिकली जीएनआरएच फर्दर इनहिबिट होगा अगर फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी। तो इसलिए मैंने जस्ट रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन यहाँ पे हेडिंग डाली है, वो आप अपने से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इफेक्ट ऑफ एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन,
इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है फीमेल में, वो बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एस्ट्रोजन को जो दे रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, वो किस लाइफ के किस स्पैन में कर रहे हो, मींस वो जो वुमेन है उसकी एज क्या है, राइट। मतलब आप एक ऐसे समय में अगर दे रहे हो, उसका उस मींस उसकी मैच्योरिटी पे बहुत एस्ट्रोजन का एक्शन डिफर करता है। लाइक जैसे अगर मैं बोलूं कि हम ऐसी वुमेन में दे रहे हैं जिनमें प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है। हाइपोगोनेडिज्म मींस गोनैड्स वेल डेवलप नहीं है, उनमें गोनैडल हार्मोन का रिलीज प्रॉपर नहीं है। तो अगर उनमें गोनैडल हार्मोन का रिलीज प्रॉपर नहीं है, कोई ऐसी वुमेन है, अंडर एज है, तो बेसिकली उसमें अगर आप एस्ट्रोजन देते हैं तो उसमें उसके गोनैडल हार्मोन्स क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। वहां पे आपके गोनैडल हार्मोन क्या होंगे, उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी। किसकी, गोनैड्स की, अगर आप बाहर से एस्ट्रोजन अप्लाई करते हैं। एडल्ट विद एमनोरिया, कोई गर्ल जो कि एडल्ट है और एमनोरिया मींस उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, तो आप उस केस में अगर एस्ट्रोजन देते हैं, एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरॉन, तो वहां पे उसकी क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलराइज होगी, साइक्लिक पैटर्न में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। सेक्सुअल मैच्योर वुमेन में अगर आप देते हैं, एक ऐसी वुमेन जिसमें प्रॉपरली मेंस्ट्रुअल साइकिल रनिंग है, अगर उस वुमेन में आप बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वहां पे ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो यहां पे किस तरह बिहेव करने लगेंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह। एट और आफ्टर मीनोपॉज, अगर आप मीनोपॉज के समय या मीनोपॉज के बाद किसी वुमेन में एस्ट्रोजन को देते हैं, तो वहां पे ये अनवांटेड जस्ट लाइक मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि एस्ट्रोजन किस तरीके से डोज डिपेंडेंट नहीं, एज डिपेंडेंट मैनर में आपके डिफरेंट तरीके से एक्शन देता है। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये याद रखना है कि एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरॉन, अगर हम एस्ट्रोजन, जैसे आपको ये पता होगा कि जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के पहले ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हार्मोन का होता है वो होता है एस्ट्रोजन। फिर धीरे धीरे डोमिनेटिंग हार्मोन आपका बन जाता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। वजह उसकी ये होती है कि प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन उस तरीके की फेवरेबल इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या हो, फेवरेबल हो, राइट। तो हम ये देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की अगर बात करें, तो एस्ट्रोजन को अगर प्रोजेस्टेरॉन के साथ देते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को प्रमोट करता है। कहां पे बड़ा, प्रमोट करने का मतलब बढ़ाता है, नंबर बढ़ाता है, यूट्रस में, वेजाइना में, एंटीरियर पिट्यूटरी में एंड हाइपोथैलेमस में। जबकि प्रोजेस्टेरॉन जस्ट कैसा देता है, अपोजिट एक्शन, वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को प्रमोट करता है किन किन प्लेसेस पे, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को बेसिकली क्या करता है, कम करता है। दूसरी बात, प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें, तो प्रोलैक्टिन आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर को क्या कर रहा है, नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है, हेल्प कर रहा है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को इंक्रीज करने में। कहां पर, मेमोरी ग्लैंड में। लेकिन वही अगर प्रोलैक्टिन की हम बात करें यूटेरस में, तो वहां पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो आपको ये चीज रिकॉल करके रखनी पड़ेगी कि प्रोलैक्टिन का इफेक्ट एस्ट्रोजन को लेके कहां पर है और कहां पर नहीं है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को या प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को तो बढ़ाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अपोजिट एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को नहीं बढ़ाता है। तो ये दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके क्लियर हुए। देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्ट्रोजन का, जो कि समझने वाला है, इसमें क्या है कि इससे आपके कई क्वेश्चन भी निकलते हैं। पहली बात तो इसमें क्या है कि देखिए, जैसे एस्ट्रोजन का बच्चों कुछ जगह पे डिलीटोरियस इफेक्ट, डिलीटेरियस इफेक्ट का मतलब है कि वो वहां पे नुकसान करता है, जबकि बेनिफिशियल इफेक्ट है कुछ जगह। बेनिफिशियल मतलब कुछ चीजों को वो पॉजिटिवली उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी चीजें डिलीटेरियस है, उनको आप याद कर लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट में, टेंडरनेस को प्रमोट करेगा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा को प्रमोट करेगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को प्रमोट करेगा, सर्वाइकल कार्सिनोमा को प्रमोट करेगा, ब्लड की कोएगुबिलिटी को, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को बढ़ा के प्रमोट करेगा,
चूंकि ब्लड की कोएगुलेबिलिटी बढ़ेगी तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मींस कहीं पे भी जाके थ्रोम्बस जो है हो सकता है कि आपका जो स्मॉलर आर्टरियोल है या आर्टरीज है कैपिलरी है वहां पे जाके वो ब्लॉकेज कर दे, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि ब्लड कोएगुलेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। सीटीजेड को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में जैसा कि मैंने अभी बताया 5 से 15 गुना किसको, जस्ट लाइक किसके, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्या करता है, प्रमोट कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये इसके डिलीटेरियस इफेक्ट है, राइट। अब देखते हैं हम इसके बेनिफिशियल इफेक्ट कहां पे हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट लाइक बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा करने का सेंस है कि एचडीएल के लेवल को प्रमोट करेगा और एलडीएल के लेवल को कम करेगा। तो ये दो चीजें हो गई। तो बच्चों यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोजन लोकेशन के बेस्ड पे कहां पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, वहां पे इन जगह पे डिलीटेरियस इफेक्ट है और इन जगह पे बोन को लेके या लिपिड प्रोफाइल को लेके इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है, राइट। अब इसके मैकेनिज्म आप देखिए, इसका एप्लीकेशन इसके यूजेस में होगा, राइट। अभी आपको जस्ट इतना याद कर दिया कि डिलीटेरियस इफेक्ट कहां कहां पे है इसका और इसका बेनिफिशियल इफेक्ट कहां कहां पे है। अब हमने देखा कि बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एस्ट्रोजन बेसिकली दो तरीके के रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, ये जस्ट याद कर लेना है आपको। एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। अल्फा की लोकेशन आपकी कहां पे है, यूट्रस में है, वेजिना में है, ब्रेस्ट में है एंड बोन में है। जबकि ये आपका बीटा जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में है एंड ओवरी में है, राइट। तो ये जस्ट एक याद कर लेना है कौन सी लोकेशन कहां पे है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे कि हमने टेस्टोस्टेरोन वगैरह में देखा कि साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, फिर वो पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर रिसेप्टर में डीएनए पे एस्ट्रोजन रिस्पांस एलिमेंट में जाएगा, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन होगा और वहां पे एक्शन आएगा, राइट। तो बेसिकली अब हम मेन जैसे एसईआरएम की बात करें, देखिए आपके एस्ट्रोजन को लेके आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है जैसे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के दो एग्जांपल पूछ ले। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्यों बोला गया। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन का रिसेप्टर का मतलब है कि वो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर किस लोकेशन पे है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए हम ब्रेस्ट के लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट में अगर एस्ट्रोजन का ज्यादा इफेक्ट है तो वो तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेंडरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इसमें जैसे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि जैसे बोन में उसका क्या इफेक्ट है, तो बोन में तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। तो यहां पे जैसे हमारी ड्रग्स हैं कुछ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में, लाइक टेमोक्सिफेन, डोलॉक्सिफेन, रेलॉक्सिफेन। तो सबसे पहले तो आपको तीनों मतलब तीनों चारों जितनी भी क्लासिफिकेशन में सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर की ड्रग है वो याद होनी चाहिए। जैसे हम टेमोक्सिफेन का यूज किसमें करते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। किसमें यूज करते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। रेलॉक्सिफेन का हम यूज किसमें करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में। किसमें यूज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में। क्योंकि अब कैसे हो सकता है कि टेमोक्सिफेन ब्रेस्ट कार्सिनोमा में कैसा इफेक्ट दे रही हो, एंटागोनिस्टिक, जबकि रेलॉक्सिफेन बोन में कैसा इफेक्ट दे रही हो, एगोनिस्टिक। क्योंकि यहां पे हमारे लिए एगोनिस्टिक इफेक्ट फेवरेबल है, जबकि यहां पे हमारा कौन सा फेवरेबल है, एंटागोनिस्टिक, क्योंकि यहां पे कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये याद होना चाहिए कि किस लोकेशन पे एगोनिस्टिक इफेक्ट चाहिए हमको और किस लोकेशन पे एंटागोनिस्टिक। कुछ एग्जांपल के साथ आपको एग्जामिनेशन में कोट करना होगा, लाइक टेमोक्सिफेन एक्ट्स ऑन द एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट ओवर द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में कौन सा रिसेप्टर है, ईआर अल्फा, इसके लिए एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज होगा। सेम रेलॉक्सिफेन किस में यूज होगा, बोन ईआर, बोन में क्या था, अगेन ईआर अल्फा, बट यहां कौन सा एक्शन है, एगोनिस्टिक एक्शन है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज की जैसे हमने सिंपल यहां पे बात की थी कि एरोमेटेज को अगर इनहिबिट करते हैं तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन या एस्ट्रोजन का लेवल हम क्या कहेंगे, कम होगा। तो एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होगा तो बेसिकली चूंकि एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। तो जैसे लेट्रोजोल, एनास्ट्राजोल, कई बार 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि एरोमेटेज इनहिबिटर के 2 एग्जांपल लिखिए, राइट। तो आपको ये एग्जांपल लर्न करने होंगे, लेट्रोजोल, एनास्ट्राजोल।
और ये बेसिकली हम किस में यूज कर रहे हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, राइट, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज कर रहे हैं। इसी तरह एंटी एस्ट्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन मींस एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती है ये ड्रग, और इसका नाम होता है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्या नाम है, क्लोमिफेन सिट्रेट। इसका हम यूज करते हैं एनोवुलेटरी फर्टिलिटी। एनोवुलेटरी फर्टिलिटी का मतलब होता है कि उस फीमेल में दिक्कत ये हो रही है कि बेसिकली जो ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है। एनोवुलेटरी, एनोवुलेटरी मींस ओवुलेशन क्या है, एब्सेंट है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। तो एनोवुलेटरी फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी अगर हम कहें तो उसमें हम किसको यूज करते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट को। इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखिए क्लोमिफेन सिट्रेट आपका, जैसे आपका हाइपोथैलेमस है, आपका पिट्यूटरी है, यहां से आपका बेसिकली एफएसएच निकला और यहां से एलएच निकला, ये कहां गए, गोनाड्स में गए, और यहां से एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन निकला। अब बेसिकली हमने क्या किया कि हमने क्लोमिफेन सिट्रेट लिया जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर को बेसिकली एंटागोनाइज करता है, कहां पे, इन द हाइपोथैलेमस। अब बच्चों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां जाके बाइंड होते थे, अपने रिसेप्टर पे। अब यहाँ पे क्लोमिफेन सिट्रेट आ गया तो वो इस पे जब बाइंड हो गया तो क्या ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस हो रही है, ये क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बाइंड करना पड़ेगा हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट रिसेप्टर पे। अब हाइपोथैलेमस का रिसेप्टर ऑलरेडी क्लोमिफेन सिट्रेट ने ब्लॉक कर दिया, तो यहां पे बेसिकली आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं गई। तो कंटिन्यूअसली इधर से जीएनआरएच रिलीज होगा, अगेन एलएच और एफएसएच बार बार ज्यादा रिलीज होंगे। और बच्चों जब एलएच और एफएसएच ज्यादा रिलीज होंगे तो एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी के लिए आपको हम क्या यूज करते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर एट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जस्ट एक आपका पूरा कंटेंट है, इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर की तरफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर से अगर एस्ट्रोजन का पूरा डिटेल लिखने को आता है तो आपको सब कुछ इसमें कवर करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ द एस्ट्रोजन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की। थैंक यू वेरी मच।